हेलो बच्चों, देखिए आज से हम लोग बोर्ड एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर हैं उन सबको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हाई स्कूल में जो साइंस का पेपर आता है वो 3 खंड में बटा होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो करके। तो हम लोग इसमें इस तरीके से करेंगे कि पहले हम केमिस्ट्री का एक कोई सेट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम फिजिक्स के सभी क्वेश्चन को एक सेट में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे। अब देखिए आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ये सेट नंबर 1 है और उसका जो कोड है पेपर वो है EJ और 2023 का है। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए जो एंटी मनी है वो क्या है। ए पार्ट दिया हुआ है धातु, बी पार्ट है अधातु, फिर है उपधातु और फिर है मिश्र धातु। देखिए जो एंटीमनी और जो आर्सेनिक ये एक ही परिवार के हैं। एंटीमनी जो कि Sb होता है, एंटीमनी जो कि Sb होता है, आर्सेनिक जो कि As होता है। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये होती हैं उपधातुएं। ठीक, इसको याद रखने के लिए आप तरीका याद रख सकते हो, सब आसान। अगर आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो आपको सब आसान ही लगेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो सब का मतलब हो जाएगा Sb और As का मतलब हो जाएगा आसान, आर्सेनिक। ठीक है, तो अगर इस परिवार में ये नाइट्रोजन फैमिली बोली जाती है, अगली क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। आर्सेनिक और एंटीमनी जो होती हैं ये उपधातुएं होती हैं। ठीक है, तो सब आसान करके हमें याद रखना है। तो इसमें हम ऑप्शन कौन सा हमारा हो सकता है, कहेंगे ये हमारा सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कह रहा है कि जो लेड नाइट्रेट है उसका रासायनिक सूत्र। देखो अब सूत्र बनाने के कुछ तरीके हैं, कहा जाए तो दो ही तरीके होते हैं। अगर आपको कभी भी कोई सूत्र बनाना है रासायनिक सूत्र, तो उसके अंदर जो धनायन और जो ऋणायन है उन पर आपको संयोजकता या उनकी आवेश पता हो और उससे हम क्या बना सकते हैं, यौगिक। जैसे लेड नाइट्रेट की बात कर रहा है तो लेड Pb होता है +2 और नाइट्रेट के बारे में अगर हम बात करें तो वो होता है NO3-। और फिर इसमें क्या बताया जाता है कि ये जो आवेश हैं इनकी ऐसे तिर्यक गुणा इसकी इधर और इसकी इधर, तो Pb में 1 से गुणा होगी तो ये Pb1 हो जाएगा और NO3 में पूरे में होल में 2 से गुणा, इसे बोलते हैं होल ट्वाइस। Pb1 है, आप केवल और केवल Pb भी लिख सकते हो और इसको आप लिख सकते हो Na3 का होल ट्वाइस। तो जो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आएगा वो क्या बन के आ जाएगा, वो आ जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। तो आप इसमें देख सकते हो कौन सा हमारा पार्ट सही हो जाएगा, कहेंगे भैया बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर हम बात करें, हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया था। थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे बाद में क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के बताए गए थे, एक था आपका संतृप्त और एक था असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक आता था, वो कौन होता था, वो होता था एल्केन। और असंतृप्त में 2 लोग होते थे भैया, वो होता था एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, फिर इसके बाद और समझिए, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र था वो होता था CnH2n और एल्काइन का होता था CnH2n-2 और एल्केन का होता था CnH2n+2। यानी इसको समझने का तरीका ये है कि एल्केन में जो N होगा जितना कार्बन, उसके दुगने से 2 ज्यादा कौन होगा, हाइड्रोजन। एल्कीन में जितना कार्बन होगा उसका दुगना हाइड्रोजन होगा और एल्काइन में जितना कार्बन होगा उसके दुगने से 2 घटा के हमें क्या कर देना होगा, एल्काइन मिलाना है। अब क्वेश्चन में उसने कहा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब इन दोनों में से कोई एक फार्मूला यहाँ पे वैलिड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप देखो C2H6 कितना कार्बन है, 2 और 2 दूनी 4 और 2 6, तो बताइए ये तो क्या हो जाएगा, एल्केन में चला जाएगा यानी कि संतृप्त। तो ये तो हो नहीं सकता, सीधी सी बात है। आगे फिर कह रहा है C2H4, क्या कह रहा है, C2H4 जितना कार्बन है उसका दुगना हाइड्रोजन है, एल्कीन। फिलहाल अभी ये सही हो सकता है। ठीक, और देखते हैं CH4 कितना है कार्बन, 1,
एक कार्बन है और एक का दुगना 2 होगा, 2 में 2 जुड़ेगा 4, यानी फिर ये कौन सा ही पाया जा रहा है, एल्केन, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर कहेंगे C3H8, देखो कार्बन कितना है 3 और 3 दुना 6 और 6 में 2 जोड़ोगे तब जाके क्या होगा 8, मतलब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी किसमें ही आ रहा है, एल्केन में आ रहा है। तो कुल मिला के हमारा कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, कहेंगे बी पार्ट हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब आइए कह रहे यहां से प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल, ये क्या दिया हुआ है, IUPAC नाम जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने बताया था जो अनुलग्न होता है वो CHO जो होता है, एल्डिहाइड, इसका जो अनुलग्न होता है वो अल होता है, क्या होता है, अल। अब देखो इसने कहा क्या है, प्रोपेनल, भाई प्रोपेनल का ये मतलब होगा, प्रोपेनल का मतलब होगा प्रोपेन प्लस अल, यही तो होगा इसका मतलब, प्रोपेन प्लस अल, यानी प्रोपेन जो कि शब्द मूल आ गया है और उसमें एल्केन जुड़ गया और प्लस में क्या लग गया, अल, अल जो होगा वो क्रियात्मक समूह होगा। अब इसने कहा है कि जो प्रोपेनल है इसमें कौन क्रियात्मक समूह होगा, तो हम कहेंगे CHO होगा क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड हो, इसमें तो ओन होता था, OH इसको हम आल बोलते थे, COH इसको हम ओइक अम्ल बोलते थे। तो कुल मिला के यहाँ से अगर हम बात करें प्रोपेनल, अल आ रहा है, प्रोपेनल अल, अल किस में आता है, किसका क्रियात्मक समूह होता है, अनुलग्न, इस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न अल होता है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, CHO हो जाएगा। अगला एस्टिक अम्ल का IUPAC, देखो भाई एस्टिक अम्ल CH3COH, इसका हमें क्या करना है, IUPAC नेम करना है। अच्छा अब आप पहले ये बताओ, हम जब IUPAC नाम लिखते थे तो हमें सबसे पहले क्या करना होता था, पूर्व लग्न लिखना होता था, शब्द मूल लिखना होता था, प्राथमिक अनुलग्न लिखना होता था और द्वितीयक लिखना होता था। आप पहले देखो कितने कार्बन की बात हो रही, पूर्व लग्न कोई है ही नहीं, एक ही श्रृंखला है केवल, तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, एथेन, ठीक, शब्द मूल और प्राथमिक अनुलग्न सब सिंगल से होगा, तो ये आपका एल्केन हो गया, और प्लस में हम COH का अनुलग्न जो लिखेंगे वो क्या होता था, ओइक अम्ल। अब अगर इसको हम मिला के लिखें भाई तो आप कह सकते हो एथेनोइक अम्ल, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक। तो ये आपका कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, बी वाला। फिर से आ जाइए, अगर आपने IUPAC पढ़ रखा है तो बिल्कुल आसान सा है कि यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन का जो शब्द मूल बताया जाता है वो H बताया जाता है, प्राथमिक अनुलग्न जब इसका तुम लिखोगे तो वो सिंगल कार्बन, कार्बन के बीच सिंगल होगा तो N लगा दोगे तो बन जाएगा एथेन। फिर द्वितीयक अनुलग्न, देखो यहाँ पे क्रियात्मक समूह कौन सा दिख रहा हमको है, COOH, और जो COH होता है इसका अनुलग्न जो होता है तो वो होता है ओइक अम्ल, तो मिला के जब तुम लिखोगे तो एथेनोइक अम्ल ही तो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक तत्व के क्लोराइड का जो सूत्र है वो है MCl2, ठीक है, और इसके बाद की बात क्या कह रहा है, कह रहा है उसके ऑक्साइड का सूत्र बताइए। अब देखो ऑक्साइड क्या होता है, O-2 होता है, तो हमें ऋणायन तो पता है, हमें यहां से बस क्या पता करना रहेगा, जो धनायन है उसको समझ लो, और धनायन यहाँ पे है कौन, ये MCl2, क्योंकि धनायन पहले लिखा जाता है, तो हम यहाँ से M पर देखेंगे कितना आवेश आ रहा है। अब आपको ये पता है कोई भी अगर केमिस्ट्री में कोई भी यौगिक एग्जिस्ट करता है तो उसमें जो धनायन जितना होता है धनावेश उतना ही ऋणावेश होता है। आप ये बताओ जो Cl2 लिखा है Cl-1 होता था क्लोराइड आयन, और कितने Cl हैं यहाँ पे, 2, तो बोलो इसके ऊपर अगर हम देखें टोटल तो कितना आएगा, -2, अगर इस पर -2 है तो जाहिर सी बात है M पर +2 होना चाहिए। तो बताओ M पर आपने आवेश पता कर लिया, ठीक है। अब जब आपने M पर आवेश पता कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे, M लिखेंगे, इधर O लिखेंगे, O पर -2 लिखा, M पर +2 लिखा। अब आपको एक नियम बताया जाता है जब यौगिक बनाया जाता है, अभी हम लोगों ने क्या की थी, त्रियक गुणा, लेकिन एक नियम ये बताया जाता था अगर प्लस और माइनस बराबर है, जितना आवेश प्लस का है उतना ही माइनस का है, तो आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस सीधे सीधे मिला के लिख दो, और मिला के लिखोगे इसका मतलब क्या लिखोगे, MO। तो हमारा इसमें कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, बी। फिर से आ जाइए भाई,
यहाँ पे सूत्र बनवा रहा था ऑक्साइड का। अब ऑक्साइड तो होता है O-2, लेकिन अभी हमें प्लस का भी तो पता होना चाहिए। वो प्लस यहाँ पे कौन है? ये M है, मेटल, धातु। तो इसका हम क्या निकालना चाहेंगे कि इस पर आवेश कितना है, ये हमें पता लगाना होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, दूसरे को देखा, Cl को। तो Cl कितने हैं? 2। क्लोराइड आयन होता है -1, तो 2 Cl है तो 2 माइनस हो गया। अगर इस पर 2 माइनस हुआ तो फिर M पर कितना आ जाएगा भैया? +2 आ जाएगा। अब M पता हो गया, इस पर +2, इस पर -2, और प्लस माइनस जब बराबर हो तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, मिला के लिखोगे। तो मिला के लिख दिया। अगले में देखिए, कह रहा है कि निम्न यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। अब देखो, संरचना सूत्र क्या होता है कि पहले हम अणुसूत्र लिख लें उसका। ठीक, नाम से हमने क्या कर लिया, अणुसूत्र बना लिया। अणुसूत्र बन जाए, फिर उसके बाद जितने भी बॉन्ड हैं, सिंगल डबल जो भी हैं, उन सभी बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दो, प्रदर्शित कर दो। वो क्या हो जाएगा? संरचना सूत्र हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ मेथेनल, मेथेनल, अल जो आता है अभी बताया था, अल किसका अनुलग्न होता है, किस क्रियात्मक समूह का? तो कहेंगे CHO, यानी कि इसमें एल्डिहाइड समूह है। और मेथ है तो मेथ का मतलब एक कार्बन वाला, तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा भैया, और एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो SCHO ही तो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। और आपको पता होना चाहिए, जो CHO होता है अगर उसको हम स्ट्रक्चर के रूप में बनाते थे तो इसमें हम लिखते थे कि C डबल बॉन्ड O होगा, कार्बोनिल समूह, और एक H। अब आप इसका संरचना सूत्र बनाओ, C लिखोगे, डबल बॉन्ड O लिखोगे, और 2 क्या लगे हुए हैं भैया? H। ये बन गया इसका संरचना सूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोपाइन, मतलब प्रोप और प्लस आइन। अब प्रोप का मतलब क्या होता था? 3 कार्बन, ये प्रोप हो गया। आइन, आइन किस में होता था? ट्रिपल बॉन्ड। जो ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध होता था उसका अनुलग्न आइन होता था। और यहाँ पे 2 या 3 या 1 कुछ लिखा नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा है। जब नहीं कुछ लिखा होता है तो हम समझते हैं कि 1 वाली होगी, क्योंकि 1 को लिखो और चाहे ना लिखो। ठीक, तो अब आप बताओ, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कहाँ होगा? यही तो होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच होगा तो 1 लिखा जाएगा, और 1 लिखिए तब भी ठीक, ना लिखिए तब भी ठीक। ठीक, ये आ गया। और इसमें क्या लगा होगा? इसमें सिंगल। अब बाकी जो जगह बची हुई है भैया, बाकी जो जगह बची हुई है वो सब किसकी होगी यार? वो सब किसकी होगी? कहेंगे वो सब हाइड्रोजन से पूर्ण होगी। जैसे यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है हर जगह, यहाँ पे 1 ही है, तो इसका मतलब यहाँ 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। यहाँ पे देखो 4 हो गया और यहाँ पे 1 लगा होगा। अब इसका हम संरचना सूत्र बनाएंगे, इन बॉन्ड को भी अलग अलग दिखाएंगे। जैसे जैसे देखो C है, इसके साथ क्या है? 3H, ये 3H हो गए। फिर C लिखा, फिर ट्रिपल लिखा, फिर C लिखा, और इसके साथ H लगा होगा सिंगल से, और ये सब हाइड्रोजन भी किससे लगे होंगे? सिंगल से। ये क्या बन गया इसका? संरचना सूत्र। ठीक है भैया, देखिए तीसरा वाला देखिए, पेंटेनोन 3। अब सुनो, इसमें देखो पोजीशन भी दे दी है। पेंटेनोन, ओन, ओन किस में आता था? कीटोन में। और उसमें जो कीटोन समूह लगा होगा वो कहाँ लगा होगा? नंबर 3 पोजीशन पे। तो इसको पहले हम लिखेंगे पेंटेनोन 3 है तो पेंटेन आ रहा है समझ में, पेंट आ रहा समझ में ना। तो पेंट का मतलब क्या होगा भैया? बताया गया, पेंट का मतलब है 5 कार्बन। ठीक है, अब 1 2 3 4 5। अब इसमें जो है ओन बोल रहा है, मतलब C डबल बॉन्ड O होता था कीटोन का, और वो किस पोजीशन पे है? कह रहा 3 पे। तो 1 2 और 3, इसके साथ हमने लगा दिया डबल बॉन्ड O। अब जो जगहें बची हुई हैं उनको आप फिल कर दो भैया, इससे हाइड्रोजन से। यहां से कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 2 है वैलेंसी, 2 होंगी हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे चारों पूर्ण है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर को भी और सही तरीके से बना लिया जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भैया? तो यहां से देखो क्या करोगे आप, यहां से आप लिखोगे C, और इसके साथ 3H है, फिर ये C, इसके साथ 2H है, C डबल बॉन्ड O है ही, CH2, ये हो गया, CH3, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसका संरचना सूत्र। अगला पर लिखा हुआ है ब्यूटेनोन। अब बताओ ब्यूटेनोन का मतलब क्या है? ब्यूटेन और ओन। ठीक, तो ब्यूटेन का मतलब ये होगा कि 4 कार्बन होंगे, पहली बात। अब जो ओन होता था वो क्या आता था कीटोन में, कि C डबल बॉन्ड O लिखते थे,
और इधर कुछ होता था एल्किल समूह और इधर एल्किल समूह होता था। तो आपको ये समझना है कि किनारे सबसे जा नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको पता हो एसीटोन हम लोग पढ़ते थे CH3CO और CH3, तो बीच में C डबल बॉन्ड O रहेगा और दोनों तरफ क्या रहेंगे, एल्किल सीरीज रहेगी, एल्किल समूह रहेंगे। तो कीटोन नंबर 1 पर तो जा नहीं सकता, ठीक रहेगा ये बीच में ही कहीं पे, और इसमें संख्या लिखी नहीं है। अगर आप ज्यादा बेहतर करना चाहो तो इसमें आप ब्यूटेनोन 2 लिखो, क्योंकि ब्यूटेनोन 2 को ही ब्यूटेन बोला जाता है, ब्यूटेनोन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, समझो, आपको ये समझ में आएगा कि C डबल बॉन्ड वो किस पोजीशन पे होगा, नंबर 2 पर। अब आप नंबरिंग जब करोगे तो नंबर 2 पर आ जाएगा, ठीक। अब सबके बीच क्या लगा देते हैं हम लोग, सिंगल। और अब आप हाइड्रोजन से संयोजकता क्या कर सकते हो, पूर्ण। इसमें देखो कितना हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे तो है ही 4 कंप्लीट, और ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बना लो। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, सिंगल से लग जाएंगे। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, सिंगल से लग जाएगा। C डबल बॉन्ड O है और ये C है, फिर इसके बाद 3H हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, ब्यूटेनोन 2 जो होता है यही ब्यूटेनोन। ज्यादा बेहतर है कि 2 लिख दिया जाए, जिससे हमें इसकी सिचुएशन पता चल जाए, असल में इसकी पोजीशन है क्या, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं पे कंफ्यूजन लगता है, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उस स्ट्रक्चर से IUPAC लिख के देखो कि आ रहा है वही या नहीं। जैसे ये है, अगर इसका आपसे IUPAC कहा जाए तो आप क्या करते भाई, हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी श्रृंखला लो, श्रृंखला एक ही हमें मिल रही है, ठीक है। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से अनुलग्न पास में मिले, तो 1 2 3 और 4। अब बताओ, यहाँ पे कोई पूर्व लग्न है नहीं, शब्द मूल पे आओगे 4 ब्यूट, फिर सिंगल लगा हुआ है कार्बन कार्बन के बीच एल्केन, तो ब्यूटेन हुआ। और फिर 2 पर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड ओन हुआ, तो ब्यूटेनोन 2 या ब्यूटेन 2 ओन, वो और भी बढ़िया हो सकता है, या ब्यूटेनोन 2 भी हम कह सकते हैं। फिलहाल देख सकते हो इसको आप। अगला ये कह रहा 0.0001 नॉर्मल NaOH विलयन का पीएच मान आपको बताना है। देखो, सबसे पहले जब पीएच मान हम निकालते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है कि जो भी हमें दिया हुआ है वो अम्ल है कि क्षार, क्योंकि अम्ल और क्षार में जल्दी में कंफ्यूजन में गलती हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि हाँ NaOH दिया हुआ है। अच्छा, NaOH बताओ क्या होता है, क्षार होता है, और वो भी प्रबल होता है। और प्रबल अम्ल हो चाहे प्रबल क्षार हो, उनकी विशेषता क्या होती है, वो अपने आयनों में 100% टूटते हैं। अगर कोई अम्ल है तो 100% टूटेगा प्रबल वाला, अगर कोई क्षार है प्रबल तो वो 100% टूटेगा। तो जो NaOH है वो 100% टूटेगा। अब किसमें क्षार टूटते हैं भैया, Na+ निकालेगा और OH-, ठीक। इतनी बात पहले समझी हमने। और एक चीज यहाँ पे दी क्या है, नॉर्मलता। आप हमेशा बना लो पहले मोलरता, क्या बना लो, मोलरता। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है, नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे x। ये जो x होता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप हाई स्कूल में बस बहुत ज्यादा ना समझ के आप इतना समझ लीजिए, जो अम्ल लिखा होगा उसमें जितने H हो वो उसका x हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं उसकी क्षारकता है। अगर क्षार है तो उसकी अम्लता, जितने OH आपको दिख जाए उतना रख दो। अब बताओ, जब NaOH के बारे में आप बात करोगे तो NaOH के लिए बताओ OH कितना है, 1, तो x का मान 1 आ जाएगा। यानी कि जब नॉर्मलता तुम यहां से निकालोगे तो मोलरता गुणे 1 आएगा, तो नॉर्मलता और मोलरता क्या हो जाएगी, बराबर, ठीक। अच्छा ठीक है, बराबर हो गई। तो अब आप फिर क्या करोगे, जो ये 0.0001 नॉर्मल है NaOH, इसी को बराबर में तुम लिख सकते हो मोलर NaOH, ये ले सकते हो आप, ठीक है। अब जब ये मोलरता आ गई तो अब जैसे NaOH की मोलरता तुम्हें ये दे दी है, तो जो जिसमें भी ये टूटेगा उनकी सबकी मोलरता यही रहेगी। तो आप Na+ को भी लिख सकते हो, इतना ही आएगा, और OH- को भी लिख सकते हो, ठीक। अब हमें Na+ से कोई लेना देना नहीं, क्यों, क्योंकि पीएच जो निकाला जाता है, पीएच बराबर होता है -log H+ आयन का सांद्रण बेस्टन, ये होता है। और अगर OH दिया होता है तो पीओच निकालते थे, -log OH- आयन का सांद्रण बेस्टन। यानी कि अगर आप पीएच निकालना चाह रहे हो या पीओच निकालना चाह रहे हो तो उसके लिए या तो हमें H+ का सांद्रण पता हो या OH- का, और बाकी से हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ से OH- का सांद्रण हमको पता हो गया। OH- का जो सांद्रण है वो है 0.0001 मोलर।
इसको थोड़ा सा भिन्न में बदल लिया जाए, इसके नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 2 3 4, कितने जीरो, 4 जीरो, तो 1/, और इसको लिख सकते हो 10 की पावर 4 मोलर। अगर घात हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं, 10 की पावर -4 ही मोलर रहेगा। अब इतना हमें समझ में आ गया है कि जो OH माइनस है उसका जो सांद्रण है वो है 10 की घात -4, ठीक है। अब जब हमें OH दिया होता है तो हम पहले क्या निकाल लें, POH। तो यहां से अगर हम POH निकालेंगे माइनस लॉग OH माइनस आयन का सांद्रण, माइनस लॉग OH माइनस की जगह पे लिखोगे 10 की घात -4। ये जो -4 है घात में बता है, लॉग के आगे आ जाएगा तो माइनस का माइनस तो लगा ही हुआ है, और -4 आगे आ जाएगा और ये log 10 आ जाएगा, और बेस 10 तो होगा ही। अब आपको ये माइनस माइनस गुणा होगी प्लस हो जाएगा, 4 इंटू में log 10 बेस 10, इसके जब ये बराबर होता है तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 4 गुणे 1 बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो ये हमारा आंसर आया है POH का। लेकिन क्वेश्चन में जो हमसे निकलवाया है वो क्या भैया निकलवाया है, वो निकलवाया है pH, और हमने निकाल लिया है POH। कोई बात नहीं, जो ये pH और जो ये POH होता है, इन दोनों का जो योग होता है वो कितना भैया बताया जाता है, 14। तो अगर हमें pH निकालना है और POH हमने पता लगा लिया कि 4 है, तो pH बराबर अगर हम बात करेंगे तो 14 - 4, यानी कि भैया कितना आ जाएगा, 10। तो ये pH निकल कर आ गया आपका 10। फिर से आ जाते हैं एक बार, देखो हमेशा जब कभी भी pH निकलवाता है या POH निकलवाता है, ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। हाई स्कूल लेवल में क्या होगा, जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो प्रबल वाले ही दिए होंगे, चाहे प्रबल अम्ल दिया हो चाहे प्रबल क्षार दिया हो। बस एक चीज जरूर ध्यान रखो कि नॉर्मलता और उसको देख लो, मोलरता दी है कि नॉर्मलता। जैसे नॉर्मलता यहाँ पे दी, हमने उसको मोलरता में बदला, लेकिन यहाँ पर x का मान 1 था तो नॉर्मलता मोलरता क्या रही, बराबर। तो जहां पे नॉर्मलता था वहां पे हमने मोलरता लिख दी। अब आपने लिखा NaOH, NaOH किस में टूटता है, Na+ और OH- में टूटता है। अब जो इसकी सांद्रता मोलरता रहेगी वही इधर भी सब लोगों की रहेगी, तो OH- की हमने मोलरता लिख ली, इतनी आएगी OH- आयन की, और OH- से हमने क्या निकाल लिया, POH। POH जब निकल आएगा तो pH और POH में संबंध होता था, तो यहां से घटा के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि जो क्रियात्मक समूह है उसको उदाहरण सहित समझाइए। देखिएगा क्रियात्मक समूह क्या होता है उसके बारे में बात करें। जैसे देखो हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, हमने लिखा CH3OH, फिर हमने लिखा CH3NH2, समझते रहेंगे। फिर मान लो हमने लिखा CH3Cl, ये हमने लिखे 3 यौगिक लिखे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये क्या होता है, OH किसका प्रतीक है, एल्कोहल, मतलब ये है, ये क्या है, एमीन है ये यौगिक, और ये क्या है आपका क्लोरो मतलब मेथिल क्लोराइड है, ठीक है। तो अब अगर आप इनकी रिएक्शन कराओगे तो हम लोग देखते हैं कि इनकी रिएक्शन क्या होती हैं, अलग अलग टाइप से होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज आप ध्यान दो कि इसमें देखो, ये चीज आप अगर ध्यान दो कि यहां पे देखो तीनों की अगर हम बात करें, इन तीनों में एक चीज आपको कॉमन दिख रही है, वो कौन चीज है, CH3। तीनों यौगिकों में CH3 क्या है, एक ही जैसा है, लेकिन इनके गुण क्यों अलग अलग हो रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि जो इधर लगे हुए हैं, ये लोग जो लगे हुए हैं, ठीक है, ये लोग जो लगे हुए हैं कौन कौन, OH, NH2 और Cl, इनके कारण इनके गुणों में क्या आ रही होगी, भिन्नता। तो ये जो है, ये ही जो समूह लगे हुए हैं, ये इन यौगिकों के रासायनिक गुणों के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, और इन लोगों को ही नाम दिया जाता है क्रियात्मक समूह है। ये क्रिया करने में यही मुख्य रूप से भाग लेते हैं। तो एक बात इसमें समझ में आएगी, और ये है क्या, ये देखो क्या है, ये परमाणु है, या परमाणु का क्या है, समूह है परमाणुओं का, ठीक है। और यही क्या होते हैं, यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह। परिभाषा बिल्कुल आसान है, परमाणु अथवा परमाणुओं का वो समूह जो यौगिक की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है,
क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। परिभाषा अगर आप लिखना चाहो तो परिभाषा लिख सकते हैं, परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है, तो परमाणु अथवा परमाणुओं का वो समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ तो है CH3OH में OH क्रियात्मक समूह है, ठीक। फिर हमने लिखा CH3NH2 में जो NH2 है ये भैया क्या है? यह क्रियात्मक समूह है। और ऐसे ही अगर हम बात करें CH3Cl में, जो Cl होगा वो क्या होगा? क्रियात्मक समूह होगा, ठीक है। तो ये परिभाषा है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, एरो बेरियम सल्फेट है और प्लस में डैश डैश डैश। देखो इसमें ये आपको अभिकारक दिए हुए हैं और इसमें जो उत्पाद बनना है उसमें एक काम आपका आसान कर दिया, एक उत्पाद तो उसने खुद ही दे दिया। तो यहां से तो आइडिया वैसे भी लग जाएगा। देखो सबसे पहले हमने सूत्र लिखा सोडियम सल्फेट का, Na2SO4 होता है सोडियम सल्फेट, और बेरियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो BaCl2 होता है, एरो। अब देखो बेरियम सल्फेट बनेगा उसने खुद बता दिया है, ठीक है, बेरियम सल्फेट बनेगा उसने खुद बता दिया है, BaSO4 हमने लिख दिया। अब दूसरा जो बनना है उसमें डैश डैश लगाया है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझो आप, यहाँ पे अगर आप देखो बेरियम सल्फेट कैसे बना है, जब Ba और SO4 ने क्रिया किया है, मतलब ये जो है Ba प्लस का होगा और Cl माइनस का होगा, Na प्लस का होता है और SO4 माइनस का होता है। अगर देखा जाए तो बेरियम जो प्लस का था उसने अपना माइनस छोड़ा, इधर से क्रिया कर ली, तो सीधी सी बात है जो वो होगा वो इसके साथ क्रिया कर लेगा। अब बताओ वहां पे Na है और Cl है, 2 Na है 2 Cl, NaCl से क्या बनता है? NaCl, 2 है तो 2 NaCl। तो इसमें अगर देखा जाए तो आयन चेंज हुआ है। क्या हुआ है? ये आयन इसका ले लिया इसने और इसका ले लिया, इसको ऐसे बोलते हैं पास पास वाले क्रिया कर लिए और दूर दूर वाले क्रिया कर लिए, ठीक, बात एक ही है। अगला देखिए क्या है, कह रहा है कि मरकरी ऑक्साइड है और इसको आप गर्म कर रहे हो मान लो, ठीक, ये डेल्टा जो बना हुआ है गर्म करने का है। अब मरकरी और प्लस डैश डैश डैश। अब देखो आपने अगर पढ़ा हो जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया था वैद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताओं में कि ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं के ऑक्साइडों का जो स्थायित्व है, जो स्टेबिलिटी है, वो क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है। और Hg और Ag तो बहुत नीचे हैं, तो उन लोगों के जो ऑक्साइड होते हैं वो अस्थायी हो जाते हैं, थोड़ा सा गर्म करने पर टूट जाते हैं। तो उसमें 2 लोग बताए गए थे, Hg और Ag, ठीक है, मरकरी और चांदी। अब इसको आपने गर्म किया तो मरकरी का ऑक्साइड हमने लिख दिया HgO है, इसको हमने गर्म किया। अब देखो उसने खुद बताया है कि मरकरी, तो मरकरी तो हमने निकाल दी। अब उसके बाद क्या बोलना है? उसके बाद हमें क्या करना है? ऑक्सीजन निकलेगी, और ऑक्सीजन क्या होती है? O2। अब बैलेंस कर लो, Hg1 ऑक्सीजन कितने हैं? इधर 2, इधर कितना है? 1, तो पूरम कर दो 2 से गुणा। अब बताओ यहाँ से 2 Hg है तो 2 Hg का मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 Hg, ठीक है, तो ये आपका बन गया। अगले में आइए, कह रहा है जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर जिंक के बारे में आपको जानकारी हो तो बताओ जिंक क्या होता है? Zn, और प्लस में क्या होता है? H2SO4। इन लोगों की क्रिया हुई है। अब उसने एक काम कर दिया है कि जिंक सल्फेट बना के दे दिया है आपको। फिर से देखो थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप Zn
जिंक सल्फेट आपको बना के दे दिया, अब बताओ यहाँ से क्या बचेगी, हाइड्रोजन गैस ही तो बचेगी। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरी बात, आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी में बताया गया होगा कि जो हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं हैं, सक्रिय धातुएं, वे जब अम्ल H2SO4 अम्ल है और ये धातु है, तो धातुएं जो सक्रिय हैं जब अम्लों से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस को क्या करती हैं, मुक्त। तो हाइड्रोजन गैस तो मुक्त हो रही है ना, तो उसमें ये मेथड लग सकता है। अगला ये कह रहा है आयरन, आयरन का मतलब Fe है और कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 है। अब इसमें क्या बनेगा, पहला काम तो देखो उसने डैश डैश करके ये दे दिया है और इधर उसने लिख दिया है कॉपर, इधर उसने लिख दिया है कॉपर। अब सुनो भैया, फिर आधा काम हो गया है, यहां से कॉपर को निकाल दिया गया और Fe और SO4 से मान लो हमने एक आइडिया लगाया कि चलो FeSO4 बन जाएगा। लेकिन बात यह है कि जब कोई रिएक्शन होगी तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा कि यार ये क्यों बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए देखो Fe आपकी ये धातु है, कॉपर भी धातु है, ये धातु का विलयन है, ये अकेली धातु है। अब वैद्युत रासायनिक श्रेणी में बताया गया था अगर कोई ऊपर धातु है, ऊपर वाली धातु, वो अपने से नीचे जो धातु होगी उसको उसके लवण के विलयन से निकाल सकती है। Fe और Cu में देखा होगा, Fe है ऊपर और Cu है नीचे, तो इसलिए अगर Fe चाहे तो कॉपर को कॉपर के विलयन से निकाल सकती है। बताओ CuSO4 का मतलब क्या है, कॉपर का कोई विलयन है तो कॉपर के विलयन से कॉपर को अलग कर देगा और खुद का क्या बना लेगा, सल्फेट। तो ये देख लो। एक और बचा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ठीक, इसको गर्म किया गया है। एक बात याद रखिए कि जो कार्बोनेट होते हैं उनको जब गर्म किया जाता है तो वो ऑक्साइड और CO2 में टूटते हैं, ये पोटेंशियल रिएक्शन होती है शुरुआत, ठीक, मतलब याद करनी पड़ती है। केवल जो क्षार धातुएं होते हैं उनके ऑक्साइड नहीं टूटते हैं, बाकी लोगों के जो है ऑक्साइड जो है कार्बोनेट टूट जाते हैं। तो जो CaCO3 है इसको आप तोड़ोगे तो इसका ऑक्साइड बनेगा CaO का और प्लस में CO2 गैस निकल जाएगी, ठीक। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ही आएंगी, बाकी जो नियम बताया जा रहा है उस नियम को आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब देखो जैसे हमने CH4 लिखा, ये हाइड्रोकार्बन ही तो है भैया, CH4 हाइड्रोकार्बन है। अगर इस हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो अगर इस हाइड्रोकार्बन को हम वायु की उपस्थिति में जलाएं तो यहां से देखो दो चीजें हम बनाएंगे, CO2 और पानी, प्लस में ऊष्मा निकलेगी, उसको छोड़ो आप, ठीक। ऐसे ही मान लो हमने लिख दिया C2H6 एथेन, O2 लिख दिया हमने, फिर इसमें हम क्या ही बनाते हैं, CO2 और पानी। फिर मान लीजिए हमने लिख दिया C2H4 एथिलीन, फिर हमने O2 लिखा, फिर हम यही बनाएंगे CO2 और पानी। किसी भी हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, दहन अभिक्रिया कहलाती है। किसको जलाना है, हाइड्रोकार्बन को, तो हाइड्रोकार्बन बोल दो कि किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, दहन अभिक्रिया कहलाती है। और जब हम हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो हमेशा आप ध्यान ये देंगे, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन, दोनों के हम क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन दे रहे हो, दोनों के तुम क्या बना दोगे, ऑक्साइड। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन जलेगा तो हम क्या बनाएंगे, CO2 और पानी। बैलेंसिंग अभी हम कर लेंगे। तो पहले अगर हम भाषा इसकी लिखने चाहें तो हम लिख सकते हैं किसी यौगिक लिख दो, अगर हाइड्रोकार्बन बोला है तो हाइड्रोकार्बन लिख दो। तो किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने की क्रिया, वायु की उपस्थिति में जलाने की क्रिया दहन अभिक्रिया कहलाती है या दहन कहलाती है। और इसमें या इस अभिक्रिया में CO2 व H2O बनते हैं।
ठीक। अब बैलेंसिंग में आओ। देखो बैलेंसिंग करने में थोड़ा सा एक तरीका बता रहे हैं, उस तरीके को आप अप्लाई करें तो बैलेंसिंग बहुत आसानी से होगी। सबसे पहले आप क्या किया करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो अन्य परमाणु हो उनको बैलेंस कर लो। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन है अन्य, ठीक, तो कार्बन को हमने देखा एक है और एक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन की बात होती है कि ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। लेकिन ये नियम हमेशा वैलिड नहीं होता है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन हमारी कैसी है। वैसे अधिकतर केस में हम क्या करेंगे, पहले अन्य परमाणु को देखेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। लेकिन रिएक्शन के हिसाब से कभी कभी ऐसा भी होता है, पहले हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं और बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। वो हमें पता कैसे चलेगा, उसके पीछे क्या रीजन है समझो। अगर आप इसमें अब ऑक्सीजन की बात करोगे तो बताओ ऑक्सीजन कई जगह है, तो इसको बराबर करने में आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा कि कहां पर कितना ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन देखो तो हाइड्रोजन एक ही जगह इधर है और एक जगह इधर है, तो हम आसानी से हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं ना। तो बताओ यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 से कर दो गुणा, हो गए हाइड्रोजन बराबर। अब ऑक्सीजन बचा है, अब आप बैलेंस कर लो ऑक्सीजन को, 2 और 2 4, इधर कितना है 2, 2 से गुणा। फिर आइए यहाँ पे पहले किसको करोगे, कार्बन को बैलेंस। फिर बताओ ऑक्सीजन कई जगह है, हाइड्रोजन देख लो कितना हाइड्रोजन है 6, 3 दूना 6। उसके बाद ऑक्सीजन देखो कितना है 3 और 2 दूनी 4, कितना हो गया 7 ऑक्सीजन। इधर कितना है 2। अब 2 को तुम्हें 7 बनाना है तो 7/2 कर दो, ठीक। और अब इस 2 को खत्म करने के लिए पूरी समीकरण में 2 से गुणा कर दो, 2 खत्म हो जाएगा। रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेगी आपको बैलेंसिंग के साथ, आप उसको आराम से लिख के बैलेंस भी कर सकते हो, जो तरीका आपको बताया जा रहा है। C2H4 है प्लस O2 है, CO2 प्लस पानी। फिर बताओ कार्बन कितना है यहाँ पे 2, तो 2 से गुणा। फिर उसके बाद आप देख सकते हो भैया, उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितना है 4, 2 से गुणा। ऑक्सीजन 2 और 2, 2 ये हुआ और 2 दूनी 4, 6 हो गया, 3 से गुणा। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गई, दहन अपक्रिया। नेक्स्ट में आते हैं, कह रहा कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अपक्रिया बताइए, ठीक है। प्रतिस्थापन अपक्रिया के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि देखो जैसे हमारे पास क्या है, CH3Cl होता है मेथिल क्लोराइड, और इसकी क्रिया हमने पढ़ी KOH से, वो भी कौन वाला, एक्वस वाला, जली वाला। तो हम लोग इसमें करते क्या थे, कहते थे ये K और Cl और ये OH, K और Cl और Cl की जगह पे क्या आ जाएगा OH, यानी कि एक्वस KOH या जली KOH का काम बताते थे Cl को हटाना, उसकी जगह पर OH को लाना, ये रटाया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या था, CH3 और यहाँ पे Cl हटा के OH लाए थे और ये K और Cl। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, एक की जगह पर कोई दूसरा आ जाए, परमाणु या समूह आ जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसमें देखो Cl परमाणु की जगह पे कोई दूसरा समूह आ गया OH। ऐसे ही और रिएक्शन देखो, आपने जब कभी मेथेन की क्रिया कराई थी क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसमें होता क्या था, कहते थे इसका एक H हटा दो, कितना बचा दो CH3, और उस H की जगह पर Cl ले आओ, फिर एक H और एक Cl की जगह पर मिलके HCl बना लेगा। इसको और सही तरीके से समझना होता था तो इसको आप ऐसे लिखते थे CH3 और एक H, और Cl2 को लिखते थे Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसमें हम करते क्या थे भैया, इस एक H को हटाओ, उसकी जगह पर Cl लाओ। बताओ ये Cl इस H की जगह पे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा CH3Cl। अब वो Cl फ्री, H फ्री हो गया और इधर का Cl फ्री हो गया, तो उससे हमने बना लिया HCl। आगे और भी रिएक्शन होती थी इसकी, CH3Cl फिर Cl2 से क्रिया, फिर से ये वाला Cl हटाओ, अब ये वाला H हटाओ और इसकी जगह पे Cl लाओ। बताओ 3 थे, एक हट गया तो 2 ही बचे अब, और एक Cl और आएगा और एक पहले से था, तो क्या आ जाएगा Cl2 प्लस में HCl। फिर आपने क्या लिखा, CH2 Cl2 और प्लस में फिर से Cl2, फिर यहां से एक H हटाओ और प्लस में HCl। अभी फिर भी हम एक रिएक्शन और ले सकते हैं एक बार, क्यों, क्योंकि जब तक H ना खत्म हो जाए, ठीक है, तब तक हमें क्या करना है, यही रिएक्शन को करते रहना है। मतलब इसमें जब सभी H हट जाएंगे तब, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक। तो वो वाली इसमें बात आपको याद रख लेनी है। तो यहाँ पे हमने भैया क्या किया,
CHCl3 और प्लस में फिर से हमने Cl2 से क्रिया कराई, इस H को और हमने हटा दिया, HCl प्लस में हमने लिखा CCl4। अब यहीं पे रिएक्शन रुक गई। इसमें आप देख रहे हो एक परमाणु की जगह पर या उसके समूह की जगह पर कोई दूसरा आ जा रहा है, तो इसे ही हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। तो ऐसे लिखोगे वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा समूह या परमाणु आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं जैसे, ठीक है। तो और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मोस्टली क्या होते हैं? एल्केन लोग देते हैं जिनमें सिंगल बंध होता है ना, सिंगल बंध वाले देंगे क्योंकि एक हटेगा उसकी जगह पे दूसरा आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजनीकरण पर टिप्पणी। देखो हाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर आपने कहीं पे रिएक्शन कहीं पढ़ी हो तो ये हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है, एल्कीन है कोई एथिलीन, और इसमें हम हाइड्रोजन का योग करा रहे हैं किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। निकिल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ठीक है। इन लोगों की उपस्थिति में अगर हम इसमें योग कराते थे तो इसको रटना नहीं पड़ता था, बहुत आसान रिएक्शन होती थी। कहते थे इसमें 2 H हैं, एक H दे दो इसको और एक H दे दो इसको, तो यहाँ से बन जाता था CH3 डबल का सिंगल। जब दोनों तरफ से बंद परमाणु जुड़ जाएगा तो बंद कम हो जाएगा, ये बन गया एल्केन। ऐसे ही ये हमारे पास पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड पे जुड़ जाता है। ऐसे बाई चांस अगर मान लो हमारे पास एसिटिलीन था और इसमें हमें हाइड्रोजन का योग कराना है इन लोगों की उपस्थिति में, तो अब इसमें एक तो तरीका ये है कि एक साथ तुम दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दो या आप एक एक करके तोड़ो। तो चलो एक तोड़ते हैं तो CH2 आएगा, ट्रिपल का डबल बनेगा और CH2, और फिर से इसमें हम कराते हैं। ठीक, तो इस तरीके से तो इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन का जो योग हो जाएगा किसी भी एल्कीन या एल्काइन पर, जिसको हमने क्या बोला था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक पर किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग कराया जाता है, तो इसी अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। तो यहां से आप लिखोगे इसमें, यदि या जब किसी एल्कीन या एल्काइन पर उत्प्रेरक, ब्रैकेट में लिख सकते हो, निकिल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग कराया जाता है, हाइड्रोजन का योग कराया जाता है, तो यही अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। ठीक, अब देखो योग हो रहा है, इसका मतलब ये कैसी क्रिया होगी? योगात्मक, अर्थात स्पष्ट है
कि यह एक योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक, तो इतना हमें करना है इसमें। तो इस सेट में क्या है, जितना भी केमिस्ट्री का पोर्शन था वो हम लोगों ने कर लिया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।